गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम अभ्यास करो के इस चैनल में। मैं सावन कुमार आपके सामने लाया हूं। आज ये चौथा पार्ट है हम लोगों के कॉमन इरर्स का। फ्रेंड्स, इसके पहले के 3 वीडियोज़ में मैंने कॉमन इरर्स के 2 वीडियोज़ जो थे वो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि कॉमन इरर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या चीज़ें आती हैं। इसके पहले भी मैंने चर्चा की थी नाउन प्रोनाउन को लेकर। आज मैं थोड़ा सा स्पेशल चर्चा आपसे कर रहा हूँ। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में कौन कौन से प्रमुख रूल्स होते हैं। और मैंने आपको सलाह दी थी कि आप अगर हो सके तो दूसरे ग्रामर बुक से और दूसरे चीज़ों के बारे में से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको मैं आज जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ सेशन से पहले मैं बता दूँ कि मैंने आज यहाँ आपको टाइमर लगाया है। टाइमर इस सेंस में लगाया है फ्रेंड्स कि आज मैं आपको जवाब देने के लिए बहुत ही कम समय दूंगा। इतने दिनों से मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और आज उस कॉन्सेप्ट के आधार पर चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। तो जितना कम से कम समय में आप इसे क्लियर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनेशन हॉल होता है प्रैक्टिकली तौर पर 200 क्वेश्चन होते हैं और उन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली जो प्री होते हैं एग्जामिनेशन एसएससी के, उसमें आपको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। लवली यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। तो उस 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना होगा वो निश्चित रूप से अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। मीन्स आप ऐसे समझ लें कि आपके पास कुल मिलाकर 3600 सेकेंड है 100 क्वेश्चंस के, यानी एक क्वेश्चन पर 36 सेकेंड आता है। लेकिन एवरेज रूप में ऐसा होता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आसान प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत क्विक आंसर देना होता है, कुछ सेक्शंस होते हैं जो इसमें आपको ज़्यादा समय की मांग की जाती है, ज़्यादा समय मांगा जाता है। तो जैसे आप मैथ का सेक्शन ले लें, इसमें ज़्यादा समय मांगा जाएगा। जो जीके का सेक्शन है उसमें थोड़ा कम समय मांगा जाएगा। जो इंग्लिश का सेशन है उसमें भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है फ्रेंड्स तो ये बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी इसे वॉच कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि बहुत ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। या मैंने जैसे आपको कहा कि इससे आप भी प्रॉफिट में रहेंगे, आप अपनी कंपेयर दूसरों के साथ कर सकेंगे कि हाउ गुड यू आर। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया है कि सेशन में मैंने आपको टाइमर भी लगाया है और आप लोग अगर आप में से कोई चाहते हैं कि मैं इसमें कितना समय फिट करूँ, कितना समय इस टाइमर में दूं, देखिए ये मैक्सिमम सीमा जो होगी वो 20 सेकंड की होगी और मिनिमम 10 सेकंड की होगी। तो अगर आप में से कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि इतना समय हो तो प्लीज़ अभी कमेंट्स में बता दें। मैं उतना ही टाइमर में टाइम रखूंगा, अन्यथा फिर मैं अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि 15 सेकंड होना चाहिए, 12 सेकंड होना चाहिए, 14 सेकंड होना चाहिए, 10 सेकंड होना चाहिए, तो 8 सेकंड होना, जितनी स्पीड आप कर सकते हैं, कम से कम 10 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड। तो इसके बीच का समय अगर आप में से कोई कमेंट करके बताना चाहें तो भी बता दें, फिर मैं सेशन शुरू करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको क्वेश्चन नंबर 16 डील करने हैं। 16, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एंड द फर्नीचर नो एरर। फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपके लिए 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं फ्रेंड्स, कि आपके लिए 20 सेकंड का समय यहां पर निर्धारित है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन नो एरर। आप में से जो इसका जवाब देना चाहें दे सकते हैं। आपके लिए फ्रेंड्स 20 सेकंड है एंड द टाइम स्टॉप। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि इन सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। देखिए, माई ब्रदर इन लॉ विथ के साथ ऐड है और माई ब्रदर इन लॉ क्या है, एक सिंगुलर है, एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है। तो जो वेयर का ऑप्शन होगा ये गलत। आप यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लें आप इसको सही करना चाहते थे तो फिर माई ब्रदर्स इन लॉ। 2 रूल्स यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमें ब्रदर इन लॉ को प्लूरल्स बनाना होगा तो हम ब्रदर में एस को ऐड करते हैं, लॉ में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रदर्स इन लॉ,
सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज नहीं, ब्रदर इन लॉज नहीं। तो यहां पर आप देखें फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज थी, ब्रदर इन लॉ, यानी कि एक व्यक्ति अपने भाई पत्नी के साथ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में मेरा भाई, मेरा जो पत्नी का भाई है वो अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था। तो फ्रेंड्स यहां पर यूज जो है वेयर का वो गलत है, वो वाज होगा, क्योंकि ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है। अगर ब्रदर इन लॉ प्लूरल होता तो हम इसमें ब्रदर्स इन लॉ का प्रयोग करते। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकेंड आपके पास है। So friends, next क्वेश्चन था, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। दो वर्ड यहां पर आपको दिखाई देंगे, ए हॉट एंड ए कोल्ड। उम्मीद है कि कल का सेशन आप लोगों में जिन्होंने भी किया होगा उन्हें एक चीज पता होगी कि हॉट एंड ए कोल्ड, कि अगर दो डिफरेंट आर्टिकल्स का हम प्रयोग करें, ये आर्टिकल्स है और ये आर्टिकल्स है, दो अलग अलग किसी नाउन के पहले अगर हम दोनों नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल्स का प्रयोग करें तो ये प्लूरल होता है, ए हॉट एंड ए कोल्ड। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक गर्म और एक ठंडी। वाज फिर का प्रयोग गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल होते हैं। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वेयर फाउंड नियर ईच अदर, कि एक गर्म और एक ठंडी जलधारा जो है, ये जलधारा जो थी वो एक दूसरे के करीब पाई गई थी। तो फ्रेंड्स, एक हॉट चूंकि यहां पर भी है, एक कोल्ड यानी कि एक ठंडी और एक गर्म, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है जिनके पहले आर्टिकल जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। सो आंसर इज वाज की जगह हम वेयर का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स मैं बताऊं कि अगर इसी जगह ए हॉट एंड कोल्ड, कि जो गर्म है वही धारा ठंडी है, हालांकि ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है, बट आप एज एन एग्जाम्पल कर सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड जब दोनों एक ही रहता, ए नहीं रहता, तो फिर हम इसका प्रयोग करते हैं, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो फ्रेंड्स इसमें जो वाज है इसकी जगह पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क। जब मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इस सब के बाद हम क्या देखते हैं, इन सबों के बाद हम इसका ये चीज देखते हैं कि क्या इनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आइदर ऑफ द रोड्स, दो रोड हो सकते हैं, दो से ज्यादा रोड हो सकते हैं, दो रोड हो सकते हैं, आइदर ऑफ द रोड्स, क्योंकि अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम वन ऑफ द रोड्स लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। जब आइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है कई रोड्स में आइदर का, तो आइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस ऐड करते हैं। सो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स एस टू द पार्क, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा फ्रेंड्स। आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क। ओके फ्रेंड्स, इसमें इरर्स क्या था कि हमें यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था। नेक्स्ट, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम, एक मिनट, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर, नो एरर। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चंस और है कि वन ऑफ माई डिजायर, कि मेरे बहुत सी इच्छाएं होंगी, आप सबों की होती हैं, हम सब की होती हैं। तो वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। वन ऑफ, देखिए फ्रेंड्स फिर भी इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें सेलेक्टिव है, हमें ये चीजें चुननी पड़ती हैं। वन ऑफ मतलब आपके पास 3-4 चीजें हैं, उनमें से एक चीज आप चुन लेते हैं। ईच ऑफ आपके पास बहुत सी चीजें हैं, उनमें से आप एक चुन लेते हैं, प्रत्येक चुन लेते हैं। तो वन ऑफ माई डिजायर्स, मेरी कई इच्छाओं में से एक, आर टू बिकम ए डॉक्टर। फिर जब भी इस तरह के आप सेंटेंसेस देखें, आप इसे कैसे सही मारेंगे। पहला तो रूल ये है कि आप इसे आराम से याद रखें कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है।
और आप जानते हैं कि सिर्फ काउंटेबल नाउन ही प्लूरल हो सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर डिजायर्स, मेरी बहुत सारी इच्छाएं, माई डिजायर्स, और उसमें से एक आर का प्रयोग बहुत बेतुका है, क्योंकि जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है वन, मेनली सब्जेक्ट वन है। जब भी आप ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आइदर, ईच, वन, ये सब होता है। तो वन ऑफ माई डिजायर्स, आर का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम ए डॉक्टर। इस तरह के जो एसएससी जो इंग्लिश पूछता है, इस तरह के जो मिस्टेक होते हैं खूब पूछे जाते हैं, इस तरह के कॉमनर्स खूब पूछे जाते हैं। वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर, कि मेरे अंकल बहुत सारे हैं, उसमें से एक क्या है, डॉक्टर है। वन ऑफ माई ब्रदर्स गोज टू पटना, मेरे भाइयों में से एक पटना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके लिए ये रहा 20 नंबर का। द होल ब्लॉक ऑफ नेट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर टू डिस्ट्रॉय इन फायर। फ्रेंड्स अब जो अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैं आपके लिए यहां पर 20 सेकंड का समय निर्धारित करूंगा। द होल ब्लॉक ऑफ नेट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर टू डिस्ट्रॉय इन फायर। चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपके सामने समय है तो आप इसे डील कर सकते हैं। 20 सेकंड का समय इसके लिए। राजीव कुमार है ब्रो, यस ब्रो। चलिए फ्रेंड्स, आप इसमें इसका जवाब दे सकते हैं। सॉरी 30 सेकंड्स हो गया, दैट्स ऑफ। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसका आपको जवाब बताता हूं। द होल ब्लॉक ऑफ नेट्स का होल ब्लॉक पूरा, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर। आप देखिए फ्रेंड्स, एसएससी में आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है, कंपटीशन में आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है। इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर, अब जब आप 2 शॉप्स देखेंगे तो आपको वेयर में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि 2 शॉप्स राइट है, 2 शॉप्स तो प्लूरल है, तो उनके साथ हम वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट्स गुड। तो 2 शॉप्स वेयर, तो इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर टू डिस्ट्रॉयड इन फायर। बट फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह के सेंटेंस को डील करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने जाते हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है द होल ब्लॉक, ये जो मेन सब्जेक्ट है द होल ब्लॉक ऑफ नेट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर की जगह पर आप वाज का प्रयोग करें, क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट, यहां पर जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसका है द होल ब्लॉक, पूरा ब्लॉक। ये मेन सब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो, सॉरी, सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ना है, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है द होल ब्लॉक, और यू नो दैट कि द होल ब्लॉक जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। बस आपको जो जानना है ये कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहां होते हैं, कब हम इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, कब हम इन्हें सिंगुलर वर्ब की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, और कब इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये रहा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए सामने है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जब एंड के द्वारा 2 अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े रहे हैं तो मोस्टली हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। बट एक चीज मैंने आपको ये भी समझाया था कि चलिए ये प्लूरल वर्ब तो हम लेंगे ही लेंगे, बट कि अगर ये दोनों एक जैसे हों, जैसे राइस एंड करी, ये दोनों मिला के फूड का कर रहे थे, चिप्स एंड चिप्स एक बार मैंने बताया था। इसी तरह से सम एंड सब्सटेंसेस, मतलब कुल मिलाकर जोड़ घटाव, जो अभी आप समझ लें, जो भी ना कहते हैं इसका जो फायदा नफा नुकसान, तो ये जो द सम ऑफ, या फिर सार और संक्षेप की जो भी इसमें मतलब पूरी बातें कही गई हैं, तो द सम एंड सब्सटेंस दोनों 2 अलग अलग सब्जेक्ट होने के बावजूद एक का ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है जिस्ट, कि सार क्या है। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा इसका फ्रेंड्स आप बिल्कुल याद रखें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज।
द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, कि उसका जो पोएम सबका सब्सटेंस है, जो सार है, जो कथनी है, जो टोटल मिला के कुछ कहने वाली बात है, वो बस इतनी सी है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज, कि जो नीचे दिया गया है बस वही उसका कहने का है, उसकी कविता का रचनाकार वही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। 5 में से कोई भी एक दोषी कन्विक्ट नहीं किया जा सका। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ सच्चाइयां इस तरह से भी होती हैं जिन्हें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। पहली सच्चाई तो ये कि किसी भी इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी वो फेसबुक प्रोफाइल में दिखाई देती है या व्हाट्सएप प्रोफाइल में दिखाई देती है। ये भी सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई क्या है कि वो इतनी भी बदसूरत या बद नहीं हो सकती या नहीं हो सकता जितना वो अपने आधार कार्ड में दिखाई देता है। तो हमारा जीवन होता है फ्रेंड्स, इनके बीच में चलता है कि ना आप फेसबुक और व्हाट्सएप इतनी खूबसूरत दिखाई दे सकती हैं या दिखाई दे सकते हैं, और ना ही अपने आधार कार्ड इतने बदसूरत दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। मुझे कभी कभी लगता है अगर मिर्जा गालिब आज होते तो वो कहते कि वो चाहे लाख डीपी तुम्हें दिखाएं गालिब, वो चाहे लाख डीपी तुम्हें दिखाएं गालिब, तुम आधार कार्ड की मांग पर अड़े रहना। कि कोई भी अगर लड़की आपको अपना आधार कार्ड दिखाए, लड़की मतलब अपने प्रोफाइल फोटो भेजे, लड़का लड़की दूसरे को, तो आप उसका आधार कार्ड मांगे, भैया अपना आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि असली सूरत जो होती है लगभग उसी में दिखाई देती है। तो नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, कि 5 एक्यूज्ड थे उनमें से कोई भी कन्विक्ट नहीं किया जा सका। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताएं आपको इसका ऑप्शंस। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि जब दो चीजों के लिए आप प्रयोग करें, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, ये दो चीजों के लिए होता है। अब यहां पर आप इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो नाइदर ऑफ द 5 लिखा हुआ है। जब 5 चीजें आपके लिए लिखी हुई है, नाइदर ऑफ द 5 है ना, 5, तो आप जानते हैं कि 2 से ज्यादा है। अगर इतनी में तो आपको आती ही होगी कि 2 से ज्यादा 5 होता है, तो हम नाइदर को काट के इसका प्रयोग कर देंगे नन ऑफ द। None of the 5 accused could be convicted. Okay friends, चलिए next questions. The strain of all the difficulties, vexations and anxieties were more than he could beat. हल्के फ्रेंड्स, यहाँ बियर होगा, इसके बारे में आप टेंशन ना लें। The strain of all the difficulties, vexations and anxiety were more than he could bear. कि बेचारे को इतनी ज़्यादा जो धब्बा है, मुश्किलों का सामना, धोखेबाजी, परेशानी इतनी ज़्यादा मिली, या उसका तनाव इतना ज़्यादा था जितना कि वो सह सकता था। मतलब जितना बेचारा सह नहीं सकता था उससे ज़्यादा उसको परेशानियां मिली। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसमें भी देखें द स्ट्रेन ऑफ ऑल, मेन फेवरेट सब्जेक्ट आपको देखना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो ऑफ के बाद जुड़ा हुआ है ना, ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सीशंस एंड एनेक्सिटीज, देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको जरूर दिए जाएंगे। आप जैसे एनेक्सिटीज देखेंगे आपको लगेगा कि ठीक है, वेयर तो होना ही चाहिए। जब एनेक्सिटीज वर्ड है तो वेयर क्यों ना हो। ओके, आपको लगेगा ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब होता है, ऐसे मैंने आपको कई बार कहा, बट आपको यहीं पर अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है, थोड़ा फोकस्ड होकर रखना है। तो ये जो फोकस्ड होकर फिर क्या होगा कि आप देखिए यहां पे जो आप समझ पाएंगे कि ये ऑफ लगा हुआ है, तो इसके पहले जो है ये मूल सब्जेक्ट है, द स्ट्रेन ऑफ। तो द स्ट्रेन जानते हैं आप कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, सिंगुलर है, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, वॉच। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एनेक्सिटीज वाज मोर देन कुड बी ही बेयर, कि जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था बेचारा, उससे ज्यादा उसको इस तरह की चिंताएं दे दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। हर एक व्यक्ति को उसका अप्स एंड डाउन स्वीकार करना चाहिए। मतलब उसके जीवन में चढ़ाव उतार आते रहता है ना, उसे आपको बर्दाश्त करते रहना चाहिए, है ना। आपने गीता का एक श्लोक सुना होगा, वो मतलब एक उपदेश कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। फ्रेंड्स, नॉलेज एक चीज होती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग चीज होती है। मान ले मैं इसी प्रोवर्ब को, इसी कोट को अपने किसी फ्रेंड की शादी पर उससे कहूं, जो आज तुम्हारी है कल किसी और की थी, परसों किसी और की हो जाएगी, आप समझ सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। हर किसी को
उसका स्वीकार करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, एक तरह का उपदेश है। कभी कभी आपको कॉमन इरर्स में भी सही बातें इरर के रूप में दे दी जाती हैं। इसमें सिर्फ शब्दों में इरर है, बाकी सेंटेंस में कहीं इरर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, एवरीबॉडी, अब मैंने आपको बताया था जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करें तो आप सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड, ठीक है। अगर आप भी2 देखते हैं तो उसमें कोई समस्या ही नहीं उठती है कि वो सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, ठीक है। वो तो बीत गई बात गई वाली हो जाती है। इट मस्ट बी एडमिटेड, हैज देयर की जगह प्रयोग करेंगे हिज। मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि जब इस तरह का प्रयोग आप परसों कि आप हिज का प्रयोग क्यों करेंगे, हर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश का रूल होता है कि जब भी जेंडर तय ना हो तो आप मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करें, हिज का प्रयोग करें। हो सकता है कि आप में से फिर से कोई नारीवादी सोच के साथ आ जाए और कहें कि लड़कियों को पूरी छूट दी जानी चाहिए, पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए, हमें हर का प्रयोग करना चाहिए। आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट भी आपके साथ है। आप कई तरह का आंदोलन चला सकते हैं जिसके लिए फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह है ही आपके पास। पर फिलहाल अभी जब तक ऐसा नहीं होता है, एसएससी के हिसाब से आप हिज का ही प्रयोग करें। एसएससी हिज को ही मान्यता देगी, बाकी दैनिक जीवन में अपने विचारों के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby, no errors। ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल, ये भी देखिए, ये हालांकि सेंटेंस कॉमन एरर्स के हैं मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर एक औरत जो दुनिया में है वो चाहती है, हर एक औरत दुनिया में चाहती है, बुरी तरह से चाहती है, बहुत जबरदस्त रूप से चाहती है कि उसका बच्चा एक हेल्दी और स्वस्थ बेबी होगा। हर कोई चाहता है कि उसका बेटा जो है स्वस्थ हो, हेल्दी हो। जैसे आपने सुना होगा आपके कोई घर में अगर बच्चा हो, भतीजा, भैगना, तो आपने सुना ये बड़ा गोलू मोलू सा लगता है ना, कि गोल मटोल सा लगता है, अच्छा लगते हैं वैसे बच्चे थोड़ा सा हेल्दी हो, थोड़े गोलू मोलू हो, है ना, गाल वाल थोड़े से फूले हों उनके, उस तरह से। तो एवरी वुमेन, देखिए अब आप इसमें इरर्स कैसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे। एवरी के बाद वुमेन, बिल्कुल सही प्रयोग है। अगर कई बार एसएससी क्या करती है, इस MAN को MEN डाल देती है, WOMEN। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फ्रीवेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड का प्रयोग क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एवरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे इसके जगह पर हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फ्रीवेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। उसका चाइल्ड जो है एक नॉर्मल होगा और हेल्दी, मोटा सोटा होगा, मतलब गोलू मोलू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां पर प्रयोग कर देंगे हर चाइल्ड। उम्मीद करता हूं कि मैं इस तरह के इरर्स को आप समझ पा रहे होंगे। ईच ऑफ द, एवरीवन, इन द, कहां पर हम देयर का प्रयोग करना है, कहां पर हमें हर का प्रयोग करना है, क्यों करना है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके लिए क्लियर हो रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, neither of them sent their papers in the time for the last seminar. Neither of them sent their papers in time for the last seminar, no error। चलिए फ्रेंड्स, उसका जवाब देने की कोशिश करें। देखिए यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम, आपको सबसे पहले देखना है देम बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए भी हम देम का प्रयोग करते हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं, वे दोनों अच्छे लड़के हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, दे आर गुड बॉयज। आपने राम एंड श्याम के लिए दे का प्रयोग किया और दे का ही केस देम होता है, तो देम तो बिल्कुल ठीक है। नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं। सेंट देयर पेपर्स टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, अगर आप इसमें देखें तो सब्जेक्ट का भी कहीं एरर नहीं आ रहा है, मतलब जो वर्ब है उसको लेकर आप निश्चिंत हो जाएं कि ये भैया सेंट दिया हुआ है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, कोई फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, तो इस तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो नाइदर ऑफ देम सेंट, नॉट देयर। अब आप देखें प्रोनाउन क्या है, नन, सॉरी, नाइदर ऑफ देम, नाइदर सिंगुलर है ना, उन दोनों में से कोई एक, यानी कि कोई एक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नाइदर ऑफ देम सेंट, नॉट देयर हिज पेपर। और फिर से मैं फ्रेंड्स वही चीज कहूंगा कि यहां पर हिज का प्रयोग क्यों होगा इसके बारे में आप समझे। जैसे कि पिछला मैंने हर का प्रयोग किया था क्योंकि वुमेन स्पेसिफाइड थी, वहां जेंडर स्पेसिफाइड है, यहां पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अब वो देम औरतें हो सकती हैं, मर्द हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो नाइदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। ठीक है फ्रेंड्स, हिज। तो कुछ चीजें यहां पर आपको क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड्स, अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं।
आप में से जो CHSL पहली बार देने जा रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हो रहे होंगे, उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आप हमारे वीडियोस का जुड़े रहें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, कुछ रूल्स को शेयर करता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं आपके लिए उस रूल्स को सरल बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आप उसे किताबों में पढ़ें या कहीं और वे में पढ़ें, किसी और जगह प्रैक्टिस सेट करें, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि थोड़ी बहुत मेहनत आपको अपनी तरफ से करनी होगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप रोज़ 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ें। एक सिर्फ कॉमन सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जब भी आप इस वीडियो को देखें या जब भी आप हमारे क्लासेस के किसी और टीचर्स की वीडियोस को देखें, तो वो जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप जरा सा उसे जाके थोड़ा सा कृपा करके हम ही लोगों पे दया करें, हम ही लोगों पे एहसान करें कि आप 10 मिनट के लिए उसे बुक्स में देखें कि हाँ ये चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाएंगी, बिल्कुल अपने ढंग से फिट हो जाएंगी। और ऐसा कहते हैं ना कि आप एक स्क्रू को टाइट करते हैं और पूरे अच्छे से स्क्रू फिट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो यकीन माने कि कोई ज़रूरत नहीं है 10 घंटे पढ़ने की, 12-12 घंटे पढ़ने की, 10 मिनट में भी आपका काम चल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। मुझे कभी कभी लगता है कि जो कॉमन इरर्स एसएससी पूछती है वो सिर्फ कहीं कहीं इरर्स होते हैं, बाकी उनके जो सार निकल के आते हैं, उनका जो कहने का अर्थ होता है ना, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसमें भी देखें, जब भी मैं इसे सही कर दूंगा और इसकी हिंदी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये दुनिया की बिल्कुल सच्चाई है और दुनिया ऐसे ही चल रही है। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम, नो इरर्स। फ्रेंड्स आप में से अगर कोई जवाब देना चाहें, चलिए मैं 30 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए दे रहा हूं। Oh, sorry. थर्टी सेकेंड्स, अगर आप में से कोई इसमें जवाब देना चाहें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड। आप जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये बिल्कुल स्ट्रेंज है, अद्भुत है। वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल। हर कोई अपने सुनहरे सपने का पीछा करता है। हर कोई चाहता है कि आपकी कोई सपना होगा कि हम अमीर बने, बेहतर बने, दुनिया में सबसे तेज बने, ज़्यादा ज़्यादा एग्जामिनेशंस कंप्लीट करें। तो इससे आपके ख्वाब होते होंगे। तो दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन। व्हाई फ्रेंड्स, यहां पर आप देखें ईच वन। जब भी आप ईच वन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कई उनमें से एक, ईच वन परस्यूज देयर ऑन गोल्डन, कि हर कोई अपना, हिज। और बिल्कुल फ्रेंड्स ये दुनिया की सच्चाई है कि यहां पर हर कोई अपने सपने पूरे करने के लिए, कोई भी यहां पर आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं बैठा। सिर्फ आप हैं जो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं, बट यकीन माने फ्रेंड्स कि कोई भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहां पे नहीं बैठा है। देयर इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड, कि ये बिल्कुल अद्भुत दुनिया है जहां हर कोई अपने सपने, अपने गोल्डन बबल, अपने ख्वाबों के पीछे भागता है, लेकिन ऑन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स, और उन पर हंसता है जो ठीक ऐसा करते हैं। मतलब अगर मैं मान लें कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं बताऊंगा अरे मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जब मैं अपने किसी फ्रेंड को ये तैयारी करते हुए देखता हूं या ये सुनता हूं कि तैयारी कर रहा है, तो मैं हंसता हूं, अरे वो क्या कर पाएगा यार, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी दुनिया की सच्चाई है कि दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड। केवल आपको यहां देयर की जगह हिज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, if it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place, we would see a grand sight. अगर यह संभव होता, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we would see a grand sight. कि अगर यह संभव होता कि बहुत सारे volcanic eruptions जब ले रहे थे, ये संभव होता कि एक ही साथ होते, तो हम भी वहां पर देखते, वो एक बहुत अच्छा दृश्य
होता। फ्रेंड्स देखिए, इफ इट वेयर पॉसिबल, बिल्कुल सही है कि इफ के साथ वेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए है। इफ इट वेयर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस। अब आप देखें फ्रेंड्स कि वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस है ये वन है, और वन की जगह आप क्या देखेंगे, टेक्स प्लेस। वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन takes places. If it were possible to get near when one of the volcanic eruptions takes place, we would see a grand sight. अगर ऐसा होता कि अगर ये संभव होता कि हम वहां पहुंच पाते जहां पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, पता नहीं ये कैसी सोच है, तो ये शानदार नज़ारा होता कि जहां पर खूब सारे वॉल्केनो लगातार फट रहे होते और हम वहां बैठते, तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य होता। नेक्स्ट है फ्रेंड, मुझे लगता है ये आज क्वेश्चन में एराइज एंड रेंट्स व्हेन वेजेज, या हैव की जगह हैज का प्रयोग होगा, और ये क्यों होगा ये मैं अभी आपको बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने कई बार डील की हैं कि एराइज एंड इन रेंट्स एंड वेजेज हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेजेज का प्रयोग दो तरह से होता है। जब आप इसका प्रयोग लेबर के रूप में करते हैं, यानी कि आप मजदूरी देने के लिए करते हैं, और दूसरा होता है रिजल्ट के रूप में। तो फ्रेंड्स जब हम लेबर के रूप में वेजेस का प्रयोग करते हैं, वेजेस का, तो वो प्लूरल होता है। जैसे वेजेस ऑफ लेबर्स आर इंक्रीजिंग, जो मजदूरों की मजदूरी है वो बढ़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इसका प्रयोग एज ए रिजल्ट करते हैं, वेजेज ऑफ सिन, जो आपका पाप है उसका जो मजदूरी है या जो पाप का परिणाम है, एज ए रिजल्ट है, वो मौत है। तो वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, कि जब भी आप इसको एज ए रिजल्ट का प्रयोग करते हैं ये सिंगुलर होता है। इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब भी वेजेज को एज ए रिजल्ट के रूप में प्रयोग करें, वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन जब भी हम वेजेज को मजदूरी की तरह प्रयोग करेंगे लेबर के रूप पे, वेजेज ऑफ लेबर आर इंक्रीजिंग। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे ध्यान रखेंगे। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज गॉन टू फार। अब फ्रेंड्स यहां पर आप इसे देखें कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज गॉन टू फार। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपको निश्चित रूप से थोड़े फोकस ज्यादा होकर तैयारी करने की मांग करती है। अब मान लें कि यहां पे लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ दोज, आपने अभी तक देखा वन ऑफ लगा रहता है, आपको लग रहा है यहां बिलीव्स, बिल्कुल सही है क्योंकि ये V5 है। आप ऐसा सोच रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ले चुका है, तो इसमें कहीं इरस की कोई बातें आती ही नहीं है। बट जो फ्रेंड्स मोस्टली चीज ये है कि आप वन ऑफ दोज के बाद यहां पर आप गौर से देखें तो हु लगा हुआ है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। अब यहां पर देखें कि हु के पहले लगा हुआ है फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, यहां पर होना चाहिए था फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। इसके लिए हुक आया है, वह उनमें से, किन में से, जो, और जो कौन, ये हु कौन है, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आप जान रहे हैं कि प्लूरल है, तो इनके साथ आप एस हटा दें, बिलीव का प्रयोग सही होगा। फ्रेंड्स अब आपने देखा अभी कि कुछ में आपने देखा कि वन ऑफ के बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर आपने देखा कि रूल्स बदल गया। यहां पर हम प्लूरल वर्ब का वन ऑफ के बाद प्रयोग करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, व्हिच है, दैट है, ये है या नहीं, क्योंकि इसके बाद जो मूल सब्जेक्ट होता है वो वन ऑफ के बाद वाला नहीं होता है ना, क्योंकि हु के बाद, हु मतलब कौन, जो, और हु के लिए ये है एंटीसीडेंट, पोस्ट कॉलोनियल राइटर। अगर आपको इतनी चीजें समझ में ना आती हो तो बस इतना याद रखें कि अगर वन ऑफ दोज या वन ऑफ के प्लूरल के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ना रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन रहे तो ये वर्ब प्लूरल्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लूरल होंगे। चलिए है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the same multiplication of books. ओके, वन ऑफ द peculiarities which, फिर से देखें यहां पर फ्रेंड्स, एक है
पर्सनल प्रोनाउन। मैंने बताया था आपको 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, विच, दैट, हु। विच का प्रयोग हम निर्जीव थिंग्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। हु का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग, या वही लड़का है जो खेल रहा है ना। राम, उसके बाद देखें आप इस तरह मान ले, दिस इज द पेन विच आई एम लुकिंग, या वही कलम है जिसे मैं खोज रहा हूं, ये पेन है। पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स, हमने विच का प्रयोग किया। और दैट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते थे, लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हो, तो मोस्टली ये ज्यादा विविड रूप में होता है। तो दैट के कई प्रयोग हैं फ्रेंड्स, कंजक्शन के तौर पर भी, जो मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज, फिर से देखें फ्रेंड्स, विच है और विच कंसिडरेंट पिक्युलरिटीज है। यहां पर वन ऑफ आपका सब्जेक्ट नहीं है, वन ऑफ द पिक्युलरिटीज, जो विचित्रताएं हैं, जिसे, तो विचित्र किसे, विचित्रताएं को। वन ऑफ द बॉयज हु आर टू ब्लेम, हु कौन, लड़के, लड़कों। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज विच, आप डिस्टिंग्विश को क्लियर कर दें, ऐसा नहीं लगेगा। विच वन ऑफ द peculiarities which distinguish the present is the multiplication of books, कि जो आजकल की एक अजीब सी चीज है जो बिल्कुल इसे बांटती है, वो क्या है कि आज जो बुक्स है उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है, लगातार उसकी संख्या में गुणात्मक बढ़ोतरी हो रही है। इस समय फ्रेंड्स जब व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इन सब का बोलबाला है, उस सेशंस में भी बुक्स की बढ़ोतरी होना निश्चित रूप से अपने आप में एक अचीवमेंट है, कि इस तरह के भी बुक्स आजकल लगातार इतने इन सबों के सोशल मीडिया और इस सब में व्यस्त होने के बावजूद भी बुकों की संख्या बढ़ रही है। किंडल रीडर्स पे लोग बढ़ रहे हैं, जो प्रिंटेड राइटिंग है उन पर भी आ रहे हैं, कई ब्लॉग्स ऐसे आ चुके हैं जो कहानियों के हैं, फेसबुक पर कई लोग अपनी कहानियां लिख रहे हैं, अपने शायर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बुक्स में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड, neither of them are going to have any doubt as far as the politics are concerned. मैं इसे हटा दूं, सॉरी, malpractice is concerned. Neither of them are going to have any doubt as far as malpractice are concerned. कि जहां तक बदमाशी की बात है, जहां तक गलत कार्य की बात है, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब तो कोई संदेह की बात ही नहीं है कि उन दोनों में से ही कोई एक है, कि बिल्कुल उसमें संदेह करने की बात नहीं है, हमेशा वही दोनों करते हैं, तो इस बार भी उन दोनों ने ही किया होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको कई बार क्लियर कर चुका हूं कि नाइदर ऑफ देम, नाइदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसको आप आर हटा के इज लगा दें। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू हैव एनी डाउट, उनमें से किसी को कोई डाउट होने ही नहीं जा रहा। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू हैव एनी डाउट एज फार एज मेल प्रैक्टिस आर कंसर्न्ड, कि जहां तक बात है कि मेल प्रैक्टिस या जो गलत कार्य है उसके लेकर आप कंसर्न, उससे संबंधित होने का सवाल है, तो उन दोनों, बिल्कुल उन्हीं दोनों पर आप कह सकते हैं वो दोनों कंफर्म रूप से इनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम दूरी को, वेट को एज ए सिंगल सब्जेक्ट के रूप में लें, 10 मील कोई बड़ी दूरी नहीं है, 10 मील तो बहुत छोटी सी दूरी है, 10 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, तो जब हम उसे होल के रूप में लेते हैं, 10 माइल्स, आर हटा दें, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, कि 10 मील चलना छोटी सी बात है। फ्रेंड्स आपको शायद यकीन ना हो कि महात्मा गांधी 78 वर्ष की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसके पहले भी वो कम से कम 18 मील प्रतिदिन चला करते थे। ये फ्रेंड्स उनकी क्षमता थी। तो यहां पर ये कह रहा है कि 10 मील चलना कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, कि पैदल 10 मील चलना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपके लिए बड़ी बात हो, अपने अपने चीज़ें होती हैं, जिनके पास समय खूब रहता है वो यूं ही 10 मील चल सकते हैं, मगर समय ऐसा है कि आपको जल्द से जल्द पहुंचना है। पैदल चलने का रिस्क आप उठा नहीं सकते हैं, क्या पता आजकल धूप है, धूल है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियों का ठिकाना है, पता नहीं कब कौन बेवजह आपको ठोके और आप ईश्वर के पास पहुंच जाएं। कहा भी गया है कि बीच बीच में आप ईश्वर को याद करते रहिए, किसी दिन अगर ईश्वर ने आपको याद कर लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कि अगर आपको ईश्वर ने याद किया तो आपको उनके पास जाना होगा, और आप जानते हैं कि दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता, यहां तक कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। नेक्स्ट फ्रेंड, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन टू वार्डन हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, बेचारे होते,
तो वो ये देखकर बहुत दुख करते कि आज भी जो निचले गरीब हैं, बहुत से ऐसे गरीब हैं और निचले स्थिति पर लोग हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं 2 जून की रोटी जुटाने के लिए। कि आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो, अब फ्रेंड्स गांधी जी जिंदा होते, मर गए, हालांकि ये संभव है नहीं क्योंकि गांधी जी को उम्र जो है 78 साल में हो गए। चलिए मान लेते हैं कि अगर उन्हें गोली नहीं मारी जाती तो 20-25 साल और 100-125 साल होते, 100 साल लेते होते, फिर भी कोई संभावना नहीं थी वो 150 साल तक जिंदा रहते। सतयुग तो था नहीं। तो ये कल्पना है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि जब भी आप कल्पना करें आप वेयर का प्रयोग करें, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो आप वेयर का प्रयोग करें। इफ महात्मा गांधी वेयर अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन हु। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो भारत में गरीबों की स्थिति देखकर, जो निचले स्थिति में लोग हैं उनकी स्थिति देखकर बेचारा उनको बहुत दुख होता। वैसे अभी तो लग रहा है जैसे गांधी जी नहीं है तो उनकी आत्मा को दुख नहीं हो रहा होगा, या जो गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं होगा, ऐसी तो भी कोई बात दिख ही नहीं रही है। Having required some experience, she is no longer one of those who believes every explanation they are given. कह रहा है कि आप देखिए कुछ एक्सपीरियंस उन्हें मिल गया, कोई एक होगी जो काम कर रही थी। कई बार ऐसा होता है कि जहां आप काम करें वहां पर जो आपके बॉस होते हैं, सीनियर होते हैं, वो अक्सर आपसे बेवजह तंग करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशंस मांगा जाता है कि ये क्या किया आपने, इतना दिनों में क्या किया। कि लोगों में ये प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स शासन करने की। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारे अंदर रहे, जैसे ही मैं कहूँ वो हुक्म बजा के ले आए। आप भी देखें कि अगर आपका कोई छोटे भाई होंगे या छोटी बहन होंगी या फिर किन्हीं का छोटा कुछ होगा तो उससे पानी मंगवाने में, कुछ और काम करवाने में थोड़ा सा ना फील होता है कि यार मैंने बोला और उसने ये कर दिया, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ऐसा तो हुआ। तो हैविंग रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कि कुछ एक्सपीरियंस जब उसे आ गए, कुछ ग्रहण करके, सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज, कि अब वो उनमें से एक नहीं है, हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन, कि जो भी वो करे उसका एक्सप्लेनेशन दे, अब वो उनमें से नहीं रह गई क्योंकि उसे कुछ नॉलेज हो गया है, कुछ उसने स्किल एक्वायर कर लिया है और अब वो जानती है कि अगर वो यहाँ ना रहे तो कहीं और भी काम कर सकती है, कहीं और भी चीजें उसके लिए सरल हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स हु का प्रयोग आपने देखा, मैंने बताया था आपको, बस आप बिलीव करते हैं। सिंपल सा चीज आपने देख रहा है कि वन ऑफ के बाद अगर आपको कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई देता है तो फ्रेंड्स आपको करना यह है कि बस आपको जो वर्ब है उसे प्लूरल में ले आना है। और आप जानते हैं बिलीव सिंगुलर वर्ब है और बिलीव जो है वो प्लूरल वर्ब है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको आज मेरी थोड़ी गर्दन ऐसे ऐसे दिखाई देती है, इसके रीजंस ये भी है कि जिस भी अंग में आपका दर्द होता है आप उसे बहुत अच्छे से सीधा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस और हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं ले रहा हूं। विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं। आप सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, अब देखें द कमिटी है, अब यहां पर देखिए वाज डिवाइडेड लिखा हुआ है, तो आप कर सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं कि देयर ओपिनियन, नहीं होना चाहिए था इन हिज ओपिनियन। द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन हिज ओपिनियन, कमिटी अपने ओपिनियन में विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, जो प्रपोजल दिए गए थे उसके जो डिटेल्स थे उसके बारे में कमिटी जो थी वो डिवाइडेड थी। अब इसमें आपको दिमाग में लग सकता है कि यहाँ पर हिज तो होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी डिवाइडेड आप देखें तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। जब भी कमिटी डिवाइडेड हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लेगी। तो कमिटी वेयर, क्योंकि इसमें बहुत से लोग होंगे जो किसी एक पक्ष में होंगे, डिवाइडेड ये देयर बिल्कुल सही है। तो विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो कमेटी थी वो अपने ओपिनियंस में बटी हुई थी। मोस्ट ऑफ द फंड्स, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स देख रहे हैं तो सिंपल सा खोजिए कि प्लूरल वर्ब कहां है, वी गेट फ्रॉम अमेरिका। चलिए आर आना चाहिए था, नहीं है, क्लियर सी बात, आप आसानी से काट सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड्स आर अमेरिकन है ना, इज आर। The tiger was not the only dangerous animals in the forest. There were hyenas too. hyenas मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, लकड़बग्गा होता है। तो जब hyenas प्लूरल है, इंट्रोडक्टरी देयर रिलेटिव प्रोनाउंस, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो अपने पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। आप hyenas को देखें, hyenas प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। There were,
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, She immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required. फ्रेंड्स मैं आपको सीधे के सीधे आंसर्स बताते चलूंगा. were required क्योंकि आप जान रहे हैं neither nor, और ये यूज जब भी neither nor रहे आप यूज करेंगे बगल वाले के अनुसार nor skill, सॉरी neither skill nor knowledge was. Next है फ्रेंड, the type of qualities you acquired depend upon your company and so you associate yourselves with simple and good natured people. फ्रेंड देखिए द टाइप ऑफ क्वालिटीज, यानी कि सिंपल से आप इसमें क्या खोजेंगे, कहीं ना कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए. द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्ड डिपेंड्स, कि ये निर्भर करती है कि आपकी जो क्वालिटीज है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के लोगों के साथ, किस तरह अच्छे लोगों के नेचर के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. फ्रेंड्स अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आई होप कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई होंगी, थोड़ी क्लियर हो गई होंगी. बाकी अगर चीज़ों को आप किताब में देखेंगे या फिर अपनी किसी और प्रैक्टिस सेट से और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और भी आसान होगी. फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हफ्ते है, नेक्स्ट वीक्स होंगे जो मेरे वीडियोज आएंगे होली के बाद, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं. आप में से जो भी देख रहे हैं और जो भी इसे देखेंगे कि आप रंगों का त्यौहार है, आप सब इसे एंजॉय करें. 2 दिन आपके पास हैं और होली में जो भी आपके गिले शिकवे जिनके साथ भी हैं उसे भुला लें. जिनके साथ कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है एक सेंस में, कि आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है, जिनसे आपने बुरा मान के रखा है उसे भी आप सारे मिटा दें. तो फ्रेंड्स होली के बाद आप एक त्यौहार है हमारे जीवन में. त्यौहार इसलिए आते हैं कि जो जीवन में एक रस्ता होती है, निरस्ता सी छा जाती है, उसे तोड़ने के लिए आप होली को बहुत बहुत इंजॉय करें. मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम होली के बाद मिलेंगे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कॉमन जैसे कुछ और फैक्टर्स, कुछ और मजेदार तथ्यों को लेके. और जो टारगेट हमारा है कि 16 अप्रैल से जब CHSL की एग्जामिनेशन शुरू होंगी आने वाले दिनों में, तो उससे पहले मैं आपको इतना तैयार जरूर कर सकूं कि आप इंग्लिश को लेकर सहज स्थिति में जा सकें. फ्रेंड्स कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ इस क्लासेस में और आपकी मेहनत मिलकर डिपेंड करेगी. बट मैं अपने क्लासेस के सक्सेस तभी समझ लूंगा जब आप एग्जामिनेशंस में इंग्लिश के पेपर देखकर घबराएं ना. आपके मन में अगर ये कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ और मेरे लिए ईजी है, और किन्हीं के मन में आता है, तो मेरा ये प्रयास सफल होगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए. मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर.